बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गुज़श्ता 2 सालों में इमरान खान साहब को अब तक की सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो मिल गई है। एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरियां हैं जी, 2 बड़ी कामयाबियां हैं जो इमरान खान साहब को मिली हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बिल आखिर निशाने इबरत बन चुके हैं। कैसे, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून, वो इस वक्त भीगी बिल्ली बन चुकी है और बड़ी मीठी मीठी बातें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कर रही है। मैं वाजे करता चलूं कि ये जो शरीफ खानदान है, ये जब मुसीबत में होता है तो ये पांव पकड़ता है और जब इक्तदार में होता है तो तब ये गला पकड़ता है। और यही सिचुएशन इस वक्त इनके ऊपर आ गई है और ये इमरान खान के पांव पकड़ने पर अब मजबूर हो चुके हैं जी। नून लीग क्या राब्ते कर रही है, क्या मीठी मीठी बातें कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुज़ाकरात का जो एक सिलसिला शुरू करना चाह रही है हुकूमत, और इस मरतबा बड़ा जोर लगाया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं जी वो इमरान खान साहब से हों। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि साबिक DGI की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया है, जिस आर्टिकल में आर्मी चीफ साहब को खबरदार किया गया है ट्रंप के हवाले से। ये मामला क्या है जी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं, इस पर भी मुख्तसरन कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी आपके साथ जो शेयर करनी है वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के निशाने इबरत बनने के हवाले से है। काजी फाइज ईसा, इनका किरदार क्या रहा, अदलिया के साथ इनकी जानिब से क्या किया गया, इनके ऊपर क्या तनकीद होती रही, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था इनकी जानिब से लिया गया, फिर किस तरीके से जो सहूलतकारी इलेक्शन में फराहम की गई उसमें काजी फाइज ईसा साहब का क्या किरदार था, और ये सब कुछ क्यों उनकी जानिब से किया गया, बज़ाहिर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में किया गया। बहरहाल जी, अब खबर यह है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान बड़ी कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है जी वो उनको ये चुनतखब हुकूमत दे दे, या और कोई जो आइनी ओहदा है, जैसे कि आइनी अदालत का अगर कोई नया 87वीं तरमीम के बाद एक नई आइनी अदालत जो बनाएगी उसका सरबराह इन्हें बना दिया जाए, या इन्हें गवर्नर का जो होता है जी वो दे दिया जाए। तो ये लॉबिंग काजी फाइज ईसा साहब जो हैं जी उनकी जानिब से भरपूर की जा रही है, और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की भरपूर कोशिशें वो कर रहे हैं। लंदन में भी वो गए थे, वहां पर भी मुलाकातें हुई हैं जी, यहाँ पर भी कुछ राब्ते जो है वो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उनको जो घास है वो नहीं डाली जा रही, ना ही चुनतखब हुकूमत की जानिब से और ना ही मुक्तदरा की जानिब से। और आपको ये भी बताता चलूँ जी कि एक और भी साबिक चीफ जस्टिस हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की दौड़ में हैं, और वो है जस्टिस गुलजार अहमद। तो ये 2 साबिक चीफ जस्टिस हैं जी जिनके इस वक्त नाम चल रहे हैं कि ये भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है जी वो इनको मिल जाए। सिकंदर सुल्तान राजा जो कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये गालबन फरवरी या मार्च में रिटायर हो गए थे। उसके बाद अब तक ये एक आप समझें कि एक्सटेंशन पीरियड के ऊपर है, क्योंकि तरमीम बीच में ये कर दी गई थी कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता, तैनात नहीं हो जाता, अनाउंस नहीं हो जाता, तब तक जो पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही कंटिन्यू करेगा। तरमीम से पहले ये तरीकाकार होता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर हो जाता था वो घर चला जाता था और उसकी कुर्सी खाली हो जाती थी, फिर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थी वो लगाती थी, लेकिन इस चीज़ को तब्दील किया गया। तो बहरहाल जी, ये भरपूर कोशिश की जा रही है, और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो खिदमात थी ख़ास तौर पर इस चुनतखब रजीम के लिए, तो उसके तनाजुर में उनका बड़ा ये ख्याल था कि उन्हें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको बना दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ना मुक्तदरा से मंजूरी आई है और ना ही मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है जी ये काजी फाइज ईसा के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त वो समझती है कि काजी फाइज ईसा बहुत सारे हैं, हमारे पास अदलिया में भी बहुत सारे हैं, तो हमें इस काजी फाइज ईसा की क्या ज़रूरत है। और इनका इवन के जब ये चीफ जस्टिस भी थे तो तब भी बहुत ज़्यादा ये अनप्रिडिक्टेबल थे, इनके ऊपर एतमाद नहीं जो है वो उस वक्त भी करने के लिए तैयार नहीं थे जो चुनतखब हुकूमत थी। लेकिन चूंकि बुग़्ज़ इमरान था जिसकी वजह से काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जो सारे मामलात किए गए, तो अब भी इस वजह से ही इनको जो है वो कामयाबी नहीं मिल रही अपनी लॉबिंग में, क्योंकि इनके ऊपर ना मुक्तदरा और ना ही चुनतखब हुकूमत एतमाद करने के लिए तैयार है। बहरहाल जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए। तो बहरहाल जी अभी इजलास होना है, मीटिंग होनी है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, फिर उसके बाद ही नाम सामने आएंगे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो होगी। बहरहाल ये फैसला कर लिया गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं अब बस, और अब उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह पर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आएगा। और इस हवाले से ये जो दो साबिक चीफ जस्टिस हैं जी, खबर ये है कि ये दो लॉबिंग भरपूर तरीके से कर रहे हैं। बहरहाल कामयाबी जस्टिस गुलजार जो हैं उन्हीं को मिली है। काजी फायज ईसा साहब जो हैं इनको अभी तक एक हजीमत या आप कहें कि नाकामी का सामना करना पड़ा और मेरे ख्याल से यहीं से आप देखें कि इस वक्त काजी फायज ईसा की जो सूरत हाल है, ना ही अपनी कम्युनिटी में जब ये बैठते हैं तो वहाँ पर लोग इनके हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक में ये जाने जोगे नहीं रहे। पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक की तरफ से रिएक्शन जो आता है, इवन के अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो और ही ज़्यादा रद्द-ए-अमल आता है, और जिनके लिए सारी खिदमात दी उनकी जानिब से भी अब घास नहीं डाली जा रही। तो ये एक इबरत ही है अगर कोई इससे पकड़ना चाहे। आखिर क्या मिला काजी फायज ईसा साहब को? अभी वो कहाँ पर हैं? आज वो कहीं पर भी नहीं है। वो काजी फायज ईसा के जिनका नाम ही टीवी चैनल से नहीं हटता था, आज वो गुमनाम हो चुके हैं। और जो उनका ख्याल था जी कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन जाएंगे, तो इसमें भी उनको जो नाकामी है जी वो हो रही है। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है और दूसरी बड़ी खुशखबरी इमरान खान साहब के लिए है जी कि मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त फंस चुकी है। और वो एग्जाम्पल बड़ी फिट उनके ऊपर बैठती है जी कि आगे उनके खाई है और पीछे उनके कुआं है, वो कहीं भी नहीं जा सकते। ऑप्शन उनके पास सिर्फ एक ही है कि इमरान खान किसी तरीके से उनको डील दे दे, और बड़े मीठे इस वक्त वो बने हुए हैं जी। पीटीआई से माफिया भी वो मांग रहे हैं। आज जो हैं आज़म नज़ीर तार जो कि वज़ीर कानून है जी, दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने माजरत की। एक तो उन्होंने कहा जी कि हमने आज़ादी की करारदाद पेश कर दी और आपको हमने लूप में नहीं लिया, हम इसके ऊपर माजरत खा हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर इश्तिहारों से गायब थी। एक तो मलबा उन्होंने सरकारी अफरान के ऊपर डाल दिया, और दूसरा कहा जी कि हम इसके ऊपर भी माजरत खाएँ जी, जिसकी भी दिल आज़ारी जो है वो हुई। तो तारड़ साहब अचानक से कब से ये जो उनका लहजा इस किस्म का हो गया, और कब से उन्होंने जो माफ़ी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांगना शुरू कर दी हैं। तो मामला ये है जी कि बहुत बुरे इस वक्त वो फंस चुके हैं जी। कंटिन्यू भी वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तरफ से बड़े बड़े जो स्कैंडल हैं जी इस चुनतखब के अगेंस्ट खुल रहे हैं, और दूसरी तरफ इनको ये भी डर है कि नवंबर के बाद और 27वीं तरमीम के बाद इनका काम पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद इन्होंने ना इक़्तिदार रहेगा, और हो सकता है कि कोई स्कैंडल भी खुल जाएं। तो इसलिए ऑप्शन एक ही है कि अगर इमरान खान के साथ कोई मामलात सीधे हो जाते हैं तो फिर कोई हमारे लिए जो ऑप्शन है जी वो बच सकता है। और इसमें भी जी मुस्लिम लीग नून का एक जो वफ्द है जी कुछ लोगों पर मुश्तमिल वो बनाया भी गया है और भरपूर कोशिश भी कर रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी जो राब्ते हैं जी वो किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हम शुरू करें और सुलह का जो पैगाम है वो लेकर जाएं, और कोई ऐसी डील हमारे दरमियान हो जाए, कोई ऐसा ऑप्शन हम सामने लेकर आ जाएं, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर हम राज़ी हो जाएं कि सब के लिए ही विन विन जो सिचुएशन है जी वो बन जाए। बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर तो इनको क्लियर कर दिया है कि हमारे साथ मुज़ाकरात का या हमारे साथ मामलात तय करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर चीज़ें तय करनी है तो अडयाला जाएं, और इमरान खान साहब के साथ ही जो आपके मुज़ाकरात हैं वो तय हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जी नून लीग ने देखें जो शेख वकास अकरम थे उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई रोक दी है, उनको डी सीट करने की, उनको नाअहल करने की। हालांकि उस टाइम तो स्पीकर ने खुद कहा था जी कि देखिए 40 दिन से ऊपर हो गए जी, इन्होंने छुट्टियां की हैं, और फिर तहरीक भी आई, और फिर उसके बाद कार्रवाई आगे चलनी थी और इनको डी सीट करना था, लेकिन वो कार्रवाई भी रुक गई। ये भी इसीलिए नून लीग की जानिब से रोकी गई और कहा गया जी कि ये जज्बा खैर सगाली के तहत हमने ये काम किया। असल में ऐसा मामला नहीं है, असल में इनको अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये उस सीट से शेख वकास अकरम साहब को हटाते भी हैं तो एक तो खुद ये इलेक्शन में अपना बंदा तो खड़ा नहीं कर पाएंगे, और फॉर्म 47 के ऊपर ही अगर कोई आना है और वो भी उनकी मर्ज़ी से आना है तो फिर इसमें नून लीग का क्या जो है वो फ़ायदा है। तो इस वजह से भी जो है वो नून लीग की जानिब से ये जो कदम है वो उठाया गया। तो बहरहाल जी नून लीग अब भीगी बिल्ली भी बन चुकी है, और अब चूंकि ये फंस चुके हैं तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मीठे मीठे बोल भी बोल रहे हैं, और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
चाह रहे हैं जी कि जो मुज़ाकरात है वो हम करें और इसके लिए बड़ी संजीदा और बड़ी जोर लगा के जो कोशिशें हैं जी वो मुज़ाकरात के लिए की जा रही हैं। बहरहाल देखें जी अब इनके जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। पीटीआई के लोगों की जानिब से साफ जो पैगाम है वो दे दिया गया है। आगे चलते हुए साबिक DGI जो हैं जनरल असद दुरानी, उनका एक पैगाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। असद दुरानी साहब की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया है और इस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा है जी कि साबिक DGI जनरल असद दुरानी का ये आर्टिकल पढ़ लें। ट्रंप ट्रैप के नाम से उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जाहिर है इतना तजर्बाकार ऐसे तो नहीं कह रहा कि ये ट्रंप का जाल है। अच्छा, थोड़ी अजानें भी हो रही हैं तो थोड़ी देर ज़रा चीज़ों को रोक देते हैं, अजानें ख़त्म हो जाएं तो फिर उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। बहरहाल ये आखिरी खबर थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी क्योंकि साबिक DGI की जानिब से एक तरह से खबरदार किया गया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको, और ट्रंप के जाल से बुनियादी तौर पर उनकी जानिब से जो खबरदार है जी वो किया गया है। और इसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो है वो अब ये ट्रंप से मुलाकातें हो रही हैं या जो ट्रंप की कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान से, तो इन कुर्बतों से ज़रा आपने बच कर रहना है क्योंकि ये ट्रंप का जाल है। क्या जाल है तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस आर्टिकल के चंद जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। साबिक DGI जनरल असद दुरानी का ये आर्टिकल पढ़ लें। ट्रंप ट्रैप, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जाहिर है इतना तजर्बाकार ऐसे तो नहीं कह रहा कि ये ट्रंप का जाल है। उन्होंने ये भी लिखा कि मुशर्रफ के बाद जर्नलों ने पॉलिसी बदली है। बड़ा दिलचस्प जुमला लिखा कि शहबाज शरीफ मुल्क को बटालियन की तरह चला रहे हैं। उन्होंने हेनरी किसिंजर के इस बयान का हवाला भी दिया कि अमेरिका अपने दुश्मनों के लिए ख़तरनाक लेकिन दोस्तों के लिए मुहलक है। अमेरिका का मुफ्त खाना एक टांग और एक बाजू कटा कर पड़ता है। वाजपेयी के इस बयान का हवाला भी दिया कि खिते के ममालिक अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो एक एक कर मारे जाएंगे। जनरल असद दुरानी के मुताबिक हम बुरी तरह ट्रंप के जाल में फंस रहे हैं। तो ये जो तारीफ़ें और ये जो मुलाकातें हो रही हैं जी, इसको एक जाल करार दे रहे हैं और ख़बरदार कर रहे हैं जी कि हम उसके जाल में फंस रहे हैं। ये एक ट्रैप है। अमेरिका का खाना मुफ्त नहीं होता, उसका बदला ही होता है कि वो आपकी एक टांग और एक हाथ जो है वो ले लेता है। और मज़ीद भी कुछ इन्होंने हवाले भी दिए। फिर मुशर्रफ का भी हवाला लिखा कि कैसे जनरलों ने जो पॉलिसी है उस वक्त वो जो है वो बदली। शहबाज शरीफ को भी खबरदार किया और कहा जी कि वो तो मुल्क को बटालियन की तरह जो है वो चला रहे हैं। तो बहरहाल जी देखें एक बड़ा जो दावा है जी वो सामने आ गया है। इसके ऊपर अब किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है। बहरहाल ये बात तो है कि ट्रंप के जैसे ही अगर इंडिया के साथ कोई मर्जी का मुआहदा उसका होता है तो उसने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जितनी भी ये कुर्बतें उसकी बढ़ रही हैं ना, तो ये उतनी ही फिर दूरियां हो जाएंगी। क्योंकि एलन मस्क की भी एग्जांपल हमारे सामने है जी कि कितना करीबी था। पूरी इलेक्शन कैंपेन जो थी वो एलन मस्क ने की, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि एलन मस्क जो है वो जिस तरह से दूध में से मक्खी की तरह जो है वो उसको निकाल कर बाहर कर दिया है। मोदी के साथ कितनी कुर्बतें थी तो मोदी के साथ ट्रंप जो है वो खुली जो धमकियां जी वो दे रहा है। तो पाकिस्तान के साथ कुर्बतें बढ़ाने का मकसद ये है जी कि भारत को किसी तरीके से ज़रा पाकिस्तान के थ्रू ज़रा ड्रावा भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर जो मोदी सरकार है उधर का जो नज़रिया है जी वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है जी। जंग की वो बातें करते हैं। तो इसलिए ज़रा उनको एक तरह से तपाने की जो कोशिश थी वो ट्रंप की जानिब से की जा रही थी। नहीं तो अभी तक कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई इन मुलाकातों के बाद कि हम कहें कि बहुत बड़ी कोई जो सपोर्ट है या बहुत बड़ा कोई एक माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को जो फ़ायदा है जी वो हो रहा हो। तो बहरहाल जी खबरदार तो किया गया। देखिए अब ये चीज़ें जो है वो आगे कहाँ तक चलती हैं। आखिर में एक सर्वे आपको दिखाना चाहता हूँ जी। ये सर्वे आप ज़रा देख लीजिए। ये बेसिकली जी लाहौर के हलके में किया गया है और इस सर्वे के मुताबिक जी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अब भी सबसे ज़्यादा है। लाहौर शरीफों का गढ़ है और पूरे मुल्क का जो बजट होता था इनके हवाले से मशहूर होता था कि ये लाहौर में ही खर्च कर देते थे, पूरे मुल्क का या पूरे पंजाब का। तो स्टिल इस चीज़ के बावजूद और 2 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, इनकी हुकूमत है और खुलकर इनको खेलने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद आज भी इमरान खान के करीब भी कोई नहीं है जी। 56% जो हैं लोग इमरान खान के साथ हैं यहाँ पर और 17% नवाज शरीफ के साथ, जबकि तीसरे नंबर पर हाफिज साद रिजवी आते हैं जी जो कि 4% हैं। तो 17% और 56% का आप गैप जो है वो खुद देख लें
कि 3 गुना ज़्यादा इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत है एज़ कम्पेयर टू नून लीग। और किस टाइम पे और किस जगह पे, एक तो जब 2 साल खुलकर इनको खेलने का मौका मिला, इन्होंने बजट और सारी चीज़ें तरक्याती काम अपने साथ मिला भी सकते थे, कंपेनें भी इनकी जानिब से की गई, और नून लीग के गढ़ में ये जो सर्वे है वो किया गया। तो इमरान खान साहब सिर्फ केपी में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में भी सबसे मकबूल हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।